तो इस एनिमे की शुरुआत काफी अजीब तरह से होती है, जहाँ पर चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत ये कहती है कि अभी इसके पेट में एक और बच्चा है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, पर अब भी उसके पेट में एक और बच्चा है। बूढ़ी अम्मा ये कहती है, मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि ये एक ट्विंस को जन्म देगी। रुको, ऐसा मत करो, इसे पैदा होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रही हो, ये चीज इम्पॉसिबल है और ये हमारे हाथों में भी नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा ये कहती है कि भले ही ये चीज इम्पॉसिबल है, पर इसे ऐसा करना होगा क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे वो बनने वाले हैं जो कि डीमंस को कमांड देंगे। कहानी चेंज होती है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी सैड है और वो ये कहता है कि वो दोनों बच्चे जो दिन और रात को अलग अलग करेंगे वो दोनों ही तबाही पैदा हो चुकी हैं। और फिर हमें एक टोकरी को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही बच्चे हैं, जिसमें ये दोनों ही बच्चे काफी क्यूट लग रहे होते हैं, पर शायद बस अभी तक। फिर हमारी कहानी 16 साल बाद आगे जाती है जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने आसमान में उड़ रही चिड़िया को काफी आराम से निपटा दिया होता है। इस बंदे के बाल एकदम पीले कलर के हैं और आंखें एकदम लाल हैं और वो आसमान में उड़ते हुए जेट्स को देखकर ये कहता है, अरे वाह कितने अच्छे ड्रैगन्स हैं, लगता है इन दोनों का ही पेट खराब है जिससे ये फाट कर रहे हैं। अब यूरू अपने शिकार को लेकर दोबारा से अपने गांव की तरफ लौट जाता है और हाँ, इस बंदे का नाम है यूरू, जहाँ पर एक और बंदा इसका इंतजार कर रहा होता है जो इसका दोस्त है जिसका नाम है डेंजी। डेंजी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए, और अगर तुम्हें माउंटेन्स पर कुछ हो जाता तो तुम्हारा साथ कौन देता। पर यूरू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे विलेज के लेफ्ट और राइट गार्डियंस मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस गांव के सभी लोग यूरू को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी की हेल्प करता है। अब ये दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ उनसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, पर डेंजी यहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसके बाद उनकी माँ डेंजी के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। अबे ओए नल्ले, तू कुछ भी काम नहीं करता, कम से कम यूरो की तरह मेहनती बन जा। जिसके बाद यूरो अपनी छोटी बहन के बारे में पता करता है जिसका नाम है आशा। उसकी मॉम ये बताती है कि वो अंदर है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही है। ये सुनते ही यूरो उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। अरे आशा, तुम कैसी हो? मैं एकदम सही हूँ और आपका स्वागत है। और यहाँ पर आशा एक लकड़ी की जेल के अंदर होती है और यूरो उसे सारा कुछ बताता है कि उसने आज किसका हंट किया। जब वो ये कहता है कि उसने आज एक बर्ड का शिकार किया है तो उसकी बहन काफी खुश होती है, पर यूरो ये कहता है कि उसे एक जंगली बोर या फिर एक भालू का शिकार करना था क्योंकि इस बार उनके गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है तो खाने का भी कुछ अता पता नहीं है कि उसका जुगाड़ कहाँ से होगा। यूरो अपनी बहन को ये भी बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार विंटर्स में हमारे पास खाना काफी कम पड़ जाए तो मुझे उसका भी जुगाड़ करना होगा। आशा उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गांव के जितने भी अडल्ट्स हैं वो बाहर जाकर काम ढूंढे। हाँ ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर नहीं गया हूँगा? मैंने काफी ज्यादा हंटिंग की है पर मुझे और भी ज्यादा प्रो बनना है और अगर मैं किसी तरीके से इस विलेज में डोमिनेट कर पाता हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप मॉम और डैड की तरह इस गांव को छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और जब तक तुम यहाँ पर हो तो मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ में। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक लेडी आती है और वो ये कहती है चलो बाहर चलो। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जो भी इस विलेज से बाहर गए हुए थे वो अपने साथ काफी सारा सामान लेकर यहाँ पर वापस आए हुए हैं। अब ये बंदा जो सारा सामान लेकर यहाँ पर आया हुआ है वो ये कहता है कि बाहर की सिचुएशन काफी अजीब है, ऐसा लगता है कि बाहर पैंडेमिक फैली हुई है, तो इसलिए मैं आज हब्स में डील करने वाला हूँ। और इन सभी के पास जो जो सामान होता है ये उसी में ट्रेड कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती हैं और वो ये कहती हैं मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है और ये बंदा उन्हें एक पेन किलर देता है, यानी कि ये एक छुपा रुस्तम डॉक्टर भी है। और अब यूरो भी यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी ये बंदा उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है क्योंकि वो इसका डायलॉग पहले से ही जानता है कि यूरो उससे कुछ भी नहीं मांगेगा, पर अगर आशा के लिए कुछ है तो वो उसे दे दे। यूरो इस बॉल को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये बंदा वापस चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरो और डेंजी काम कर रहे होते हैं। डेंजी ये कहता है कि मैं भी इस गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ। यूरो उससे पूछता है क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी अच्छी है? पर यूरो उससे मना करता है कि वो हमेशा ही इस गांव में रहना चाहता है और वो अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। तो डेंजी उससे कहता है एक काम करो, अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाओ और तुम दोनों आराम से घूम सकते हो। यूरो उससे कहता है कि वो मेरी एक काफी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। डेंजी उससे कहता है पर तेरी बहन है कौन? तूने मुझे आज तक उससे नहीं मिलवाया, अबे मिलवा तो सही। डेंजी उसके ऊपर मक्खन लगाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि यूरो उसे अपनी बहन से मिलवा दे, पर यूरो उसे साफ मना कर देता है, चल बे निकल। अब ये दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और वो दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। डेंजी ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि वो पक्का एक ड्रैगन है।
यूरू ये कहता है, अरे हाँ मैंने भी वो आवाज पहले सुनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में एक एरोप्लेन और ये आवाज उसी की होती है और उसके अंदर से ही धुआं बाहर निकल रहा होता है जिसको ये ड्रैगन समझ रहे हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस पूरे विलेज के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं और ये सारे के सारे गाँव वाले उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही होती हैं। और तभी अचानक एक बंदा किसी गांव वाले का सर उड़ा देता है और जंगल में चारों तरफ मिलिट्री आ जाती है। एक बंदा गांव वाले को गन से उड़ा देता है। अब कुछ बंदे ग्रैनी के पास आते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लगता है हमारा बैरियर टूट चुका है और शायद ये सारे यूरू के पीछे हैं, तो जल्दी से उसे लाओ और छुपा दो। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इस गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और कुछ की हालत काफी खराब है। डेंजी और यूरू भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और तभी डेंजी अपनी माँ के लिए भागता है क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता हो रही होती है। आगे जाते हुए वो ये देखते हैं कि सामने 2 आर्मी के बंदे खड़े हुए हैं। यूरो उनके ऊपर एरो से अटैक करता है पर वो इनके ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। डेंजी की ये सारा कुछ देखकर काफी फटनी शुरू हो जाती है पर शायद से यूरो ने इन दोनों को ही मार दिया है। इस गन को देखकर यूरो को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है, पर ये जो भी चीज है काफी खतरनाक है। अभी ऐसे ही आर्मी वालों को इंजर्ड करते हुए आगे भाग रहे होते हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर को नोटिस कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन है। जिसके बाद ये दोनों ही गाँव के गेट के पास आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ रहे हैं। यूरू ये सोचता है कि शायद वो इनसे जीत नहीं पाएंगे। डेंजी को अपनी माँ की चिंता हो रही होती है और यूरो को भी अपनी बहन के लिए वहाँ जाना होगा। जिसके बाद वो एक पत्थर को उठाना शुरू करता है और डेंजी से उसमें हेल्प मांगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही गार्डियंस में से किसी एक के नीचे एक सीक्रेट रास्ता होता है जिससे कि वो आसानी से गांव में जा सकते हैं। यानी कि इसी तरह ही ये दोनों डिवाइन गार्ड्स पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब अगले सीन में हमें रेड हुडी में एक लड़की को दिखाया जाता है और वो सभी गाँव वालों के सामने खड़ी होती है। अरे गाँव वालों तुम कैसे हो? और वो सारे उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये कौन है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ये लड़की अपने हाथ के जेस्चर से सामने खड़े हुए सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है और ये उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही होती है। यहाँ तक कि इसने औरतों को भी छोड़ा नहीं होता। पर वो एक बच्ची के पास आकर उससे कहती है कि मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती, पर वो साथ में खड़े हुए एक आदमी को जान से मार देती है और इसके मारने का तरीका काफी गंदा होता है। और तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो ये बताती है कि मैंने यहाँ के सारे एरिया को संभाल लिया है और अब तुम आगे आ सकते हो। और वैसे इस लड़की का नाम है गाबी और ये ग्राउंड स्क्वाड से बात करने का ट्राई कर रही होती है पर उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। सीन चेंज होते ही हम दीरा को देखते हैं जिसने स्क्वाड के काफी सारे बंदों को निपटा दिया होता है और वो इन्हें मारने के लिए स्वॉर्ड का और साथ में बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि वो गन चलाना काफी अच्छे से जानता है। अब ये अपना iPhone 17 Pro Max बाहर निकालता है और किसी लड़की को फोन लगाते हुए उससे ये कहता है कि सुनो मैं बात कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है। इसका मतलब सिचुएशन काफी खराब है और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना मीटिंग स्पॉट चेंज करने वाले हैं। सीन चेंज होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसने इस ग्रैनी को जान से मार दिया है और अब वो आशा के सामने खड़ी होती है और वो भी अपने हाथ का एक जेस्चर करती है और इस जेल को एक ही झटके में तोड़ देती है जिससे आशा भी इंजर्ड हो जाती है। और तभी यूरो भी यहाँ पर आ जाता है और ये लड़की उसे देखकर ये कहती है ओ अच्छा तो तुम हो यूरो, मैं तुम्हें ही लेने यहाँ पर आई हूँ और मैं तुम्हारे अलावा सभी को जान से मार दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यूरो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दीरा के हाथ में अब भी एक गन होती है और वो सभी को मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो ये कहता है अगर ये सारे ऐसे ही एस्केप रूट के पास रहे तो हमें काफी दिक्कतें हो सकती है। पर जैसे दीरा गाबी के पास पहुंचता है तो वो उसके आसपास एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है। यानी कि ये बात साफ है कि गाबी सभी को मारने के लिए इसी मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर रही है जो कि बस अभी तक दीरा को ही दिख रहा है। गाबी उसको देखकर ही कहती है ओ अच्छा तुम सीयर हो। सीयर यानी कि वो इंसान जो कि मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं। अब ये मॉन्स्टर दीरा के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और वो इससे काफी आराम से बच रहा होता है। जिसके बाद वो इसके ऊपर एक साथ काफी सारे ग्रेनेड फेंक कर मारता है और यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। इस तरफ यूरो की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। वो लड़की यूरो से कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। तभी ये बॉल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और ये बॉल आशा के ब्लड के पास जाती है और उसके ब्लड से काफी अजीब सी चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं जो कि इस लड़की को पकड़ लेती हैं।
और तभी एक ग्रैनी दीरा से कहती है कि वो यूरो को लेकर यहाँ से भाग जाए और वो ऐसा ही करता है और वो उसे काफी तेज लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। डेंजी भी उसका पीछा करता है। अभी दोनों भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यूरो काफी परेशान हो रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन मारी जा चुकी है और उसकी ग्रैनी भी वहीं पर है। अरे यार, वो लड़की थी कौन जिसने सभी को जान से मार दिया? पर उसने ऐसा क्यों किया? दीरा उससे कहता है अभी मेरे पास ये सारा कुछ समझाने का टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, इस लॉकेट का इस्तेमाल करो और जाकर उन दोनों ही गार्डियंस के बीच में खड़े हो जाओ वहाँ सेंटर में। पर यूरो को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अबे ओए, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं क्या करूँ? दीरा उसे बार बार इसे लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है। अबे ओए, इसे ले लो इसे। पर हाँ, मैं इसका करूँगा क्या? यूरो उसकी बात मानते हुए आगे जाता है और वो इस जगह पर इस लॉकेट को रखने वाला होता है, पर यहाँ पर काफी कचरा है। दीरा उसे कहता है अबे ओए, इसे साफ कर ले, वो भी जल्दी से। अब जैसे यूरो इसे साफ करके लॉकेट को वहाँ पर रखता है तो दीरा उसका सर जोर से यहाँ पर देकर मारता है, जिससे उसका थोड़ा ब्लड इस लॉकेट पर गिर जाता है और ये स्नाइपर भी उसे मारने के लिए रेडी हो चुका है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये लॉकेट ग्लो करना शुरू कर देता है और साथ में आसपास के ये दोनों गार्डियंस भी। और अगले पल हम ये देखते हैं कि दो गोल्डन डीमंस ने इन दोनों ही हेलीकॉप्टर को काफी जोर से जकड़ा हुआ है और वो उसे काफी बुरी तरह से क्रश कर रहे हैं। जिसके बाद दीरा यूरो को लेकर यहाँ से भागता है। गाबी ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ये कहती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे चलने में काफी मौत आती है। उसका डीमन उससे कहता है और गाबी उसकी बातों को काफी आराम से समझ रही होती है। जैसे ही ये सारा धुआं छटता है हम ये देखते हैं कि दीरा ने यूरो को बचा लिया है और तभी सामने से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों। क्या ये छोटा सा लड़का हमारा मास्टर है? क्या सच में? और इनमें से एक आवाज लड़की की होती है। वो ये कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मास्टर अब बच्चा है या फिर बड़ा, हमें उसकी सारी बातें माननी होंगी। जैसे ही यूरो उन्हें अपने सामने देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। दीरा उससे कहता है हम सारे ह्यूमंस इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और न जाने क्या क्या। पर सच कहूँ तो ये दोनों तुम्हारे डीमंस हैं। एक का नाम है राइट और दूसरी है लेफ्ट। यूरो को अब भी ये सारा कुछ एक सपने जैसा लग रहा होता है कि उसके सामने 2 डीमंस खड़े हुए हैं जो कि उसके अपने हैं। यूरो को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विलेज के गार्डियंस उसके सामने आ चुके हैं और वो दोनों यूरो से कहते हैं कि वो उसे काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि वो यूरो की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हैं। तभी राइट उसके पास आता है और वो ये कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारी मास्टर हो, तुम काफी नर्वस हो। लेफ्ट उससे कहती है ये बस अभी छोटा सा बच्चा है और इसे इतना सारा कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। दीरा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पर ये दोनों उसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि ये इंसान कौन है। अब राइट उससे ये पूछता है पर तुम हमें ये बताओ कि ये सारी चीजें क्या हैं जो कि हमारे मास्टर को परेशान कर रही थी, वो भी एक बर्ड की तरह। तभी दीरा उन्हें बताता है कि ये सारी ही चीजें मॉडर्न वर्ल्ड की इक्विपमेंट्स हैं और अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूं। जिसके बाद दीरा ये बताता है कि अभी 2 लोग हैं जो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए आप लोग हमारी हेल्प करो ताकि हम इस माउंटेन से नीचे उतर पाएं। राइट और लेफ्ट उससे कहते हैं कि बस हमें हमारे मास्टर ही ऑर्डर दे सकते हैं, तो तुम चुप रहो। दीरा कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ पर अभी इसे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँ? और अगली पल गाबी भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये देखती है कि उसके सामने 2 डायमंड्स हैं और वो ये कहती है कि आखिरकार ये डायमंड्स किसके हैं। दीरा भी उसके डीमन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, और उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता और इस जगह पर ये सारे डीमंस को डायमंड्स कह रहे हैं। गाबी उससे कहती है कि मेरा वाला डायमंड काफी अलग है और वो उस ग्रेनेड के अटैक को काफी आराम से झेल गया। ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है, ये काफी यूनिक है। तभी गाबी यूरो को देखकर ये कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम आशा के भाई हो, यानी कि आशा का भाई अब भी जिंदा है। और तभी यूरो के सामने वो सारे लोग आते हैं जो कि इस गांव में मारे गए हैं। गाबी उससे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। यूरो से पूछता है कि तुमने ही इन सारे गांव वालों को मारा है, और गाबी इसमें हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद राइट उससे कहता है कि तुम हमें ऑर्डर दे सकते हो, हम पूरी ताकत लगा देंगे इसे जान से मारने में। लेकिन यूरो उन्हें मना कर देता है। वो ये कहता है कि आप दोनों इस विलेज के गार्डियंस हो, तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। मेरी बस आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली तो ये, अगर इस विलेज में कोई सर्वाइवर बचा हुआ है तो आप उसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ, और दूसरा ये कि मैं इस लड़की को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ, तो आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। राइट ये बातें सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और उसे आइडिया काफी अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हमें दोबारा से आशा को दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड लेडी को पटक कर मारती है, और वो ये कहती है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम्हें उस बात का भुगतान करना होगा जो कि तुमने की थी। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है और फिर हमें दोबारा से राइट को दिखाया जाता है जो कि गाबी पर अटैक करने के लिए सामने से आता है।
पर जैसी गाबी उससे बचती है तो वो उड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें लेफ्ट से बचकर रहना है, वो लड़की काफी खतरनाक है, उसके अंदर काफी गुस्सा है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि लेफ्ट गाबी की एक जोरदार किक मारती है जिससे वो उड़कर काफी दूर जाकर गिरती है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूरू उसके ऊपर एरो से शूट कर देता है जो कि उसके पैर के आर पार हो जाता है। अब जैसे वो दूसरे एरो से गाबी पर अटैक करने वाला होता है तभी उसका डायमंड उसे लेकर यहाँ से उड़ जाता है और यूरू ये देखकर काफी शॉक था। इस तरफ राइट ये नोटिस करता है कि सामने एक लड़की है और वो इसे उठा रहा होता है, पर इस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास कौन है, क्योंकि नॉर्मल इंसान डायमंड्स को देख नहीं सकते। पर अगले पल हम ये देखते हैं कि राइट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के सामने आ जाता है और वो ये कहता है, अरे ओए बच्ची तुम कैसी हो, और वो इसे देखकर दोबारा से बेहोश हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट ने काफी सारे बच्चों की जान बचा ली है और वो उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। राइट ये सोच रहा होता है कि जिन लोगों ने भी इस विलेज पर अटैक किया है उन्होंने बस अडल्ट्स को ही निशाना बनाया है। तभी अचानक से आशा भी यहाँ पर आ जाती है जो कि राइट को देखकर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर राइट इस अटैक को चीर देता है जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। वो ये कहता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे अटैक कैसे कर सकती हो, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे इस विलेज के लोगों को बचाना है। जिसके बाद आशा यहाँ से भाग जाती है पर उसे आशा के अंदर से कुछ जानी पहचानी स्मेल आती है। फिर हमें दोबारा से गाबी को दिखाया जाता है जिसकी फटकर 4 हो चुकी है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने डायमंड का इस्तेमाल कर रही होती है, पर वो ये देखती है कि लेफ्ट काफी पावरफुल है और वो इस दरवाजे को खोलने का काफी ट्राई कर रही है। जिसके बाद लेफ्ट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और इस डायमंड के मुंह को खोल देती है। यूरू एरो से अटैक करता है और ये एरो जाकर सीधा गाबी की छाती के आर पार हो जाता है। अगली पल आशा भी यहाँ पर आ जाती है जो कि आते ही यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसके बाद वो गाबी के पास आ जाती है। यूरू उसे देखकर अपने एरो को उसके ऊपर तान देता है और वो ये पूछता है कि अब तुम कौन हो, और वो ये कहती है, मैं तुम्हारी बहन आशा हूँ। पर मेरी बहन इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, वो कभी भी इतनी लंबी नहीं थी। पर यूरो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी राइट भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताता है कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही है जैसे कि तुम्हारी बॉडी में से, यानी कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो। अब जैसे यूरो ये सुनता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो आशा से ये पता करता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जो कि इतने टाइम से हमारे साथ रह रही थी। अब आशा उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि हमारे पेरेंट्स 10 साल पहले इस गांव से चले गए थे और वो अपने साथ मुझे भी लेकर गए थे, पर ये गांव वाले इस बात को नहीं चाहते थे कि आप भी यहाँ से चले जाओ, तो इसलिए उन्होंने एक नई आशा बनाई और वो ये जानते थे कि जब तक आपकी बहन यहाँ पर रहेगी तो आप इस विलेज को छोड़कर यहाँ से नहीं जाओगे। और जैसे वो यूरो को ये सारी बातें समझा देती है, पर अब भी उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और उसने आशा के ऊपर अपनी एरो को ताना हुआ होता है। तभी धीरा उससे कहता है, अगर तुम अपने भाई से मिल चुकी हो तो तुम पीछे हट सकती हो, पर यूरो इस बात के लिए मना कर रहा होता है। धीरा उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि शायद तुम नहीं जानते, ये लोग तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं और ये लोग काफी स्ट्रांग हैं और अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही तो विलेज वालों को काफी नुकसान हो सकता है। यूरो उनसे कहता है कि वो गाबी को जान से नहीं मारेगा अगर ये सारे गाबी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और आशा उसकी बातों को मान लेती है। जिसके बाद यूरो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है और अब गाबी आशा से ये पूछती है कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। आशा उससे कहती है कि मैं बस उसके दिल का दर्द देखना चाहती थी और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मेरा भाई अब भी जिंदा है, और ये बात सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली पल ग्रैनी दोबारा से इस विलेज के बैरियर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और गाबी आशा से कहती है कि हमें काफी जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम इस विलेज में ही ट्रैप हो जाएंगे। अब अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ट्रैकिंग करने के लिए इस माउंटेन पर आए होते हैं और वो इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ टाइम पहले कुछ चॉपर्स की आवाज सुनाई दी थी और वो ये कहते हैं कि शायद से वो चॉपर्स यहाँ पर इसलिए आए होंगे क्योंकि इस माउंटेन पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है और कोई भी इतनी ऊपर नहीं जाता। ये बंदा कहता है कि उस जगह पर एक ऐसा विलेज भी है जो कि अपने आप ही गायब हो जाता है। अगर कोई इंसान वहाँ पर जाता है तो वो कभी भी वहाँ से लौटकर नहीं आता क्योंकि वो विलेज अपने आप ही गायब हो जाता है। यूरो और धीरा विलेज में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं पर वो विलेज अपने आप ही गायब हो चुका है। तो धीरा उससे कहता है कि वो लोग पहले ही जान चुके हैं कि तुम उस विलेज में हो तो वो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इससे बचने के लिए बाहर की दुनिया के साथ ब्लेंड होना होगा। और अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर धीरा की एक दोस्त जिसका नाम है हाना वो इन दोनों का इंतजार कर रही होती है। लेकिन अगली पल वो धीरा पर काफी गुस्सा करती है। वो ये कहती है, पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक इंसान को लेकर यहाँ पर आओगे, पर ये 2 डायमंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यानी कि हाना भी डायमंड्स को देख सकती है एकदम धीरा की तरह। जिसके बाद धीरा उसे बताता है कि इस टाइम यूरो की जान काफी खतरे में है तो उन्हें काफी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही राइट और लेफ्ट इस गाड़ी को चेक करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद हाना उन सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये बताती है कि वो धीरा की जूनियर है।
अब दीरा उन दोनों ही डायमंड से ये पूछता है, क्या तुम्हें अपने आसपास किसी और डायमंड के होने का एहसास हो रहा है? पर वो इस चीज के लिए मना कर देते हैं। दीरा ये कहता है, तो फिर चलो हमें जल्दी से जल्दी किसी क्राउडेड प्लेस पर जाना होगा, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। यूरू कहता है, क्या मैं इसमें जाऊंगा? ये है क्या चीज? जिसके बाद हाना उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि ये गाड़ी एक घोड़े की तरह है जो काफी तेज भागती है, और ये सुनते ही सारे समझ जाते हैं। इस तरफ आसा और गाबी अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद उनके साथी यहाँ पर आ जाते हैं। ये बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड डायमंड्स आ गए थे, वैसे अगर मैं वहाँ पर होता तो क्या होता? जिसके बाद ये गाबी से उसका हाल चाल पता करता है और गाबी ये बताती है कि अब भी मेरे शोल्डर में काफी पेन हो रहा है, क्योंकि अब भी वो एरो का टुकड़ा मेरे शोल्डर में है, पर हमने मेरे पैर में से वो एरो बाहर निकाल दिया है, पर अब भी मुझे काफी दर्द हो रहा है। ये बंदा जो सामने खड़ा हुआ है उसका नाम है जिन, और वो आशा से उसके भाई के बारे में पता करता है। क्या तुम्हें अपने भाई की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया है? और आशा उससे कहती है कि हाँ, मेरा भाई अब भी जिंदा है। अरे यार, अगर हमारे पास चॉपर्स होते तो हम उन सभी को काफी आराम से ढूंढ पाते, पर हमने पहले ही अपने 2 चॉपर्स और काफी सारे लोगों को खो दिया है। अब जैसी गाबी उसे बताती है कि उस जगह पर दीरा भी था और यूरू उसी के साथ यहाँ से भागा है, तो जिन ये सुनते ही काफी गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है, अगर उस टाइम दीरा वहाँ पर था तो ऐसा होना लाजमी है, और लगता है मुझे अपने डायमंड्स को वहाँ पर लाना चाहिए था। यहाँ पर जाते हुए दीरा हाना को सारी बातें समझा देता है और वो ये कहती है कि मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग एक बंदे को लेने के लिए यहाँ पर आए थे, और दीरा उन्हें बताता है कि वो लोग ये जान चुके हैं कि मेरा नाम क्या है और मेरा हुलिया कैसा है, तो लगता है मुझे अपने नाम के साथ साथ अपना हुलिया भी चेंज करना होगा। हाना उससे कहती है, मैं तो बस एक आराम की जिंदगी चाहती थी, पर लगता है ये सारी चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग कागेमोरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तभी अचानक लेफ्ट और राइट को कुछ सेंस होता है और लेफ्ट उन सभी को ये बताती है कि हमें यहाँ पर कुछ सेंस हो रहा है, और तभी दीरा ये समझ जाता है कि पक्का उनके आसपास कोई न कोई डायमंड्स है, यानी कि उनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन तभी लेफ्ट उन्हें ये बताती है कि जो डायमंड्स उनका पीछा कर रहे हैं वो उनके दुश्मन नहीं है, वो उनके दोस्त हैं। और अब ये डायमंड उन दोनों के पास आ जाती है और उनसे ये पूछती है, क्या तुम दोनों को तुम्हारा मास्टर मिल चुका है? लेफ्ट ये बताती है कि हाँ, हमें हमारा मास्टर मिल चुका है, जो कि हमें 400 सालों के बाद मिला है। राइट ये कहता है, क्या तुम जानती हो हमारा मास्टर उन ट्विंस में से एक है जो कि दिन और रात को अलग कर सकते हैं। अब ये सारे ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। वो डायमंड इन दोनों से पूछती है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। वो ये कहते हैं कि दीरा ने हमसे कहा है कि हम कुछ टाइम के लिए छुपने वाले हैं, और ये सुनते ही वो डायमंड यहाँ से चली जाती है, जिसको देखकर दीरा और हाना काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं। पर यूरो को ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ है। और अभी दोनों यूरो को ये बताते हैं कि वो कोई नॉर्मल डायमंड नहीं थी, उनका नाम था होशिरा सामा, और वो एक गॉड डायमंड है जो कि नॉर्मल डायमंड से काफी अलग होते हैं। अरे वाह, मैंने अपनी लाइफ में एक गॉड डायमंड को देख लिया। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। राइट और लेफ्ट को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों भी डायमंड्स हैं, पर उनकी इज्जत इन गॉड डायमंड से थोड़ी सी कम है। जाते हुए यूरू हाना से ये पता करता है क्या इस वर्ल्ड में अलग अलग तरह के डायमंड्स हैं, और हाना उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि इस वर्ल्ड में लोगों ने डायमंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कुछ गॉड होते हैं, कुछ नॉर्मल स्पिरिट्स, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि इंसानों के साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, और कुछ गुड फॉर्च्यून लाते हैं, और कुछ तो इतने तेज होते हैं कि वो इंसानों को क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि उनका ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुस जाएं। दीरा उसे बताता है कि जिस डायमंड ने उनके ऊपर अटैक किया था वो एक पेयर ऑफ अपर एंड लोअर जो है, जो कि एक कॉम्बैट टाइप का डायमंड है। और मैंने उसके बारे में ये भी सुना है कि अगर उसका मास्टर उसे किसी तरह से मिसट्रीट करता है तो वो उसे भी खा सकता है। अब ये सारे गाबी को लेकर जा रहे होते हैं, और वो इन सारी बातों का ब्लेम अपने ऊपर ले रही होती है कि उसका ही आइडिया था यहाँ पर आने का। पर जिन उससे कहता है कि हमारे मास्टर इस बात को सुनने के बाद काफी खुश होंगे कि यूरू अब भी जिंदा है, और वैसे तो हमारा प्लान सच में ही सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि हम यूरू को ढूंढ पाए और वो अब भी जिंदा है। वैसे अगर आशा आज मेरे साथ नहीं होती तो शायद से मैं आज जिंदा नहीं बच पाती। जिन उनसे पूछता है क्या सच में यूरू के डायमंड्स इतने ज्यादा खतरनाक थे। गाबी ये कहती है कि वो दोनों ही डायमंड्स काफी खतरनाक थे, जो कि मुझे आसानी से जान से मार सकते थे, पर वो यूरू था जिसने मेरे ऊपर एरो से अटैक किया, और पहले उसने मेरी मोबिलिटी को खत्म किया और बाद में मेरे डोमिनेंट हैंड पर अटैक किया। जैसी जिन ये सुनता है वो ये कहता है, लगता है आशा तुम्हारा भाई काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी चालाक भी। सीन चेंज होता है और इस विलेज में बारिश होनी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अब भी इस विलेज से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं। पर जैसे वो आगे जाते हैं वो दोबारा से घूम घूम कर सेम जगह पर ही आ जाते हैं, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो सारे यहाँ पर फंस चुके हैं और ये एक लूप है। और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस विलेज में
एक बैरियर लग चुका है और इस तरफ ये सारे भी सिटी के पास पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे सिटी के पास पहुंच चुके हैं और हाना यूरो के लिए कुछ कपड़े और खाना लेकर आती है। यूरो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर हाना उसे बताती है कि वो अभी गाँव से आया है तो उसके कपड़े काफी अजीब से हैं और वो सभी के बीच में काफी आसानी से पहचाना जा सकता है। यूरो जैसे ही इन कपड़ों को चेक करता है तो ये कपड़े उसके लिए काफी न्यू होते हैं और अब धीरा भी यहाँ पर आ जाता है और वो दिखने में काफी अलग लग रहा होता है, यानी कि उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया है। जैसे ही सारे यूरो को खाना ऑफर करते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ में जो खाना है वो एकदम 100% राइस बॉल्स हैं और ये उसके लिए काफी लग्जरियस थिंग है। जिसके बाद हाना यूरो को ये खाना देती है और वो जैसे ही इसे खाता है तो उसे ये राइस बॉल्स काफी अच्छे लगते हैं। फिर हमें दोबारा से लेफ्ट और राइट को दिखाया जाता है जो कि अब भी इस गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो ये पूछते हैं, अरे ओए हम कहाँ पहुँचे, क्या हम शहर तक पहुँच गए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस एक रुकने की जगह है जहाँ पर तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्या तुम्हें कुछ खाना है? लेकिन ये दोनों इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि वो यहीं पर यूरो के साथ रुकेंगे। जैसे ही हाना और दीरा यहाँ से जा रहे होते हैं तो राइट उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस घोड़े को खाना नहीं खिलाना, ये बेचारा भूखा मर जाएगा। यानी कि अब भी लेफ्ट और राइट को ये गाड़ी एक घोड़ा लग रही होती है। सीन चेंज होता है और फिर हमें दीरा और हाना को दिखाया जाता है जो कि इस रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और ये यूरो के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। दीरा ये कहता है कि जब यूरो को ये पता लगा कि उस पिंजरे में उसकी बहन नहीं है तो वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो हमें इसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, है तो वो एक छोटा सा बच्चा ही। हाना उससे कहती है, अरे हाँ ये बात तो सही है, और अब तुम कहाँ पर जाओगे, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर छोड़ दूँ साथ में यूरो के साथ? दीरा इस चीज के लिए मना करता है और वो ये कहता है कि उन लोगों ने मेरा चेहरा पहले ही देख लिया है और वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं दोबारा से वहाँ नहीं जा सकता, ये मेरे लिए काफी रिस्की होगा। ओह अच्छा, तो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास ना तो अपना घर है और कुछ बच्चे हैं जिन्हें लेकर तुम अपने साथ घूम रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि तुम हिगाशी विलेज से हो और डायमंड्स रिटेनर्स ऐसा ही करते हैं। अच्छा ठीक है, जितना मुझसे होगा मैं करूँगी, तो चलो एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही हाना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे कहती है, अभी ओए मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी बेटा, इसी से मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी। ये सारा कुछ देखकर दीरा की फटनी शुरू हो जाती है। हाना काफी गुस्से में है और वो उसके ऊपर काफी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। दीरा उसे शांत करने का ट्राई करता है और वो ये कहता है कि मैं ये सारा कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम सारी सोसाइटी में काफी आराम से ब्लेंड हो जाएं और इसमें यूरो की भी सेफ्टी है, समझो ना। हाँ तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, हम सारे रूममेट्स भी तो हो सकते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग फैमिलीज के ऊपर काफी ट्रस्ट करते हैं और उन्हें रूम्स भी काफी आसानी से मिल जाते हैं, मैं तो बस इसीलिए कह रहा हूँ। हाना उससे कहती है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं यूरो की बड़ी बहन बन जाती हूँ और तुम हमारे डैड, एक ऐसे डैड जिसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और वो एक हीरोइक डैड है जो कि अपने बच्चों को अकेला ही पाल रहा है। पर दीरा उसे अब भी समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि हाना उससे शादी कर ले और वो ये कहता है, चलो ये बताओ सरनेम कौन सा रखोगी? पर हाना उसके ऊपर अब भी गुस्सा कर रही होती है, इसकी भैंस की टैट, ये नहीं सुधरेगा। राइट और लेफ्ट इस गाड़ी को काफी अच्छे से चेक कर रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर घोड़ा घुसाया कैसे गया है। लेफ्ट ये कहती है कि सच में मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी तेज है। यूरो भी रेडी हो चुका है और वो इनके पास आकर ये पूछता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों से ये पता नहीं किया, क्या तुम भी खाना खाओगे? पर राइट और लेफ्ट उससे कहते हैं, अरे वाह हमारे मास्टर तो काफी अच्छे हैं, पर हम इंसानों का खाना नहीं खाते। राइट उससे कहता है कि तुम हमारे मालिक हो तो तुम हमें न्यू नाम भी दे सकते हो। यूरो ये सोचता है कि मैं तुम्हें क्या नाम दूं? तो चलो ठीक है, तुम्हारा नाम है लॉर्ड राइट और लॉर्ड लेफ्ट। अरे मालिक हमें इतनी भी रिस्पेक्ट मत दो। अच्छा ठीक है, फिर राइट और लेफ्ट ही सही है। जिसके बाद यूरो इन दोनों से अपने और अपनी बहन के बारे में पता करता है कि ये दोनों उनके बारे में क्या जानते हैं और वो ये बताते हैं कि जिस विलेज में तुम रहा करते थे वहाँ पर हम 400 सालों से पहरा दे रहे हैं, यानी कि उसके गेट पर, और हमने बस वहाँ से लोगों को आते और जाते देखा है। लेकिन हाँ हमने गांव वालों से ये बात भी सुनी थी कि वहाँ पर 2 ट्विंस पैदा हुए थे, एक आसा और यूरो। जिसके बाद वो ये बताते हैं कि जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ काफी बार हंटिंग पर जाते हुए देखा था, पर तुम्हारी बहन को हमने काफी रेयर ही देखा है। इसीलिए इन दोनों को ऐसा लगा था कि आसा किसी गंभीर बीमारी का शिकार है या फिर वो पैदा होते ही मारी जा चुकी है। और अब ये दोनों इस बात को भी रिवील करते हैं कि आज से 10 साल पहले हमने तुम्हारे मॉम और डैड को इस विलेज से भागते हुए देखा था और उनके पास एक टोकरी थी जिसमें एक छोटी सी लड़की भी थी, यानी कि वो आसा थी। ये सारी कहानी सुनने के बाद यूरो ये सोचता है कि जो आसा हमारे साथ थी वो रियल नहीं थी, शायद वो इस बात को जानती होगी कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर गए हैं। जिसके बाद हाना और दीरा भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आज से हम दोनों तुम्हारे गार्जियन बनने वाले हैं, और हाना को इस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। दीरा उससे कहता है कि हम कुछ टाइम और तक ड्राइव करेंगे, अगर तुमने हल्का होना है तो तुम वॉशरूम जा सकते हो, पर मैं तो पहले ही झाड़ियों में हल्का हो आया।
फिर हाना यूरो से कहती है कि तुम्हें गाड़ी के ऊपर भी बैठना नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही बैठ गया था क्योंकि लेफ्ट और राइट भी बैठे थे। ये सारे उसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आम लोग डायमंड्स को देख नहीं सकते, बस कुछ लोगों के पास ही ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि डायमंड्स को देख पाते हैं, या फिर डायमंड्स खुद अगर चाहे तो वो अपने आप को इंसानों के लिए विजिबल बना सकते हैं। अब अगले सीन में ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए उन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। दीरा ये बताता है कि वो लोग हमारे ही विलेज की एक ब्रांच है, पर उनके थॉट्स हमसे काफी अलग थे और इसीलिए उन्होंने विलेज को छोड़कर बाहर की दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। हाना ये कहती है कि मैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी भिड़ना नहीं चाहती। अब जाते हुए दीरा यूरो को ये बता रहा होता है कि वो लोग कागीमुरी क्लैन से हैं और हमारे पास जो ट्विंस थे उनमें से एक उनके पास है, यानी कि आसा। सीन चेंज होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अजीब सी आवाज से बचकर भाग रही होती है और ये आवाज काफी क्रीपी है। जैसे ही लड़की भागकर लिफ्ट में जाती है तभी एक पैर वहाँ पर आ जाता है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो ये कहता है, अरे ओए लड़की, तुम मुझसे बचकर भाग क्यों रही हो? अरे हट जाओ बदमाश, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा, तभी तो मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। और जैसे ये बंदा इस लड़की को मारने वाला होता है तभी अचानक ये लड़की एक चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पर तभी सीन चेंज होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की से बात कर रहा होता है। वो ये कहता है कि जो इंसान तुम्हारा पीछा कर रहा था उसका मैटर सॉल्व हो चुका है। अगली पल हम ये देखते हैं कि मॉन्स्टर इस बंदे को खा जाता है और जिन उस लड़की से ये कहता है कि अब आप बेफिक्री से अपने काम पर जा सकती हो। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है और जैसे इस लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उसे काफी अजीब सा महसूस होता है। जिन यहाँ पर आता है और वो इससे पूछता है, क्या तुम इन डायमंड्स को देख पाती हो? पर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, यानी कि ये लड़की डायमंड्स को देख नहीं पाती। जिन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यहाँ पर ये सारे अब भी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं और जाते हुए दीरा यूरो को अपने बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है और वो ये कहता है कि हमारे पूर्वज इस निचली दुनिया में काफी पहले से रह रहे हैं और हमारी जो जॉब है यानी कि डायमंड्स रिटेनर्स वो हमें हमारे पूर्वज से ही मिली है। और साथ में वो ये कहता है कि उस विलेज की जो ग्रैनी थी उन्होंने ही हमसे कहा था कि किसी भी बाहर वाले को तुम्हारे बारे में पता न लगे ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो। दीरा ये कहता है, वैसे मेरा काम था खाने को यहाँ से वहाँ लेकर जाना और साथ में इन्फॉर्मेशन को भी। हाना ये बताती है कि मैं आज तक कभी भी विलेज नहीं गई। यूरो ये कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि जब वो लोग मुझे विलेज से लेकर जा रहे थे तो ग्रैनी काफी परेशान थी। दीरा तुम मुझे ये बताओ कि मैं और मेरी बहन क्या है, हम दोनों कौन हैं? जिसके बाद दीरा उसे सारा कुछ बताना शुरू करता है और वो ये कहता है, जब विलेज के ईस्ट में 2 ट्विंस पैदा हों यानी कि एक लड़का और लड़की, उस दिन और रात बराबर होते हैं और ये पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है यानी कि फट जाती है। दीरा उसे कहता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है लेकिन वो आज से 400 साल पहले हुआ था, लेकिन उस टाइम उन दोनों ने पूरे नेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया था जो कि है ईस्ट और वेस्ट, जिसके बाद एक काफी खतरनाक वॉर भी हुई है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जिससे नेशन 2 भागों में बटी थी यानी कि नॉर्थ और साउथ। उस टाइम भी एक काफी खतरनाक वॉर हुई थी और इसके अंदर भी वही लोग इन्वॉल्व थे यानी कि डायमंड्स बिल्डर्स। जैसे यूरो ये सारी कहानी सुनता है वो ये कहता है, यानी कि हम एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कर्स मिला हुआ है और वो पूरी दुनिया में तबाही लाएंगे। राइट उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस उन लोगों पर डिपेंड करता है जो कि तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए या फिर वॉर को स्टार्ट करने के लिए। यूरो ये कहता है, पर मेरे पास तो ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है। राइट उससे कहता है, अभी नहीं है पर आगे जरूर होंगी, और तुम्हारी बहन ने तो अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और शायद से उसने ब्रेक का यूज किया होगा। और वो ब्रेक के बारे में बताना शुरू करता है कि ब्रेक एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी एबिलिटी या किसी भी चीज को फोर्सफुली खोल सकते हो यानी कि उसे अनलॉक कर सकते हो। और ब्रेक का ही एक अपोजिट है यानी कि सील, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके किसी को भी सील कर सकता है। अब ये सारे इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी ने इन दोनों ही पावर्स को एक साथ एक्वायर किया हो? लेफ्ट इस चीज के लिए मना करती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। यूरो ये सोचता है कि हमारे विलेज के ऊपर भी एक बैरियर लगा हुआ था, पर दीरा तुम अंदर कैसे आते थे? और वो ये कहता है कि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पत्थर रखे हुए थे जहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता था और अपने आप ही विलेज में एंटर कर जाता था। दीरा ये भी कहता है कि शायद से तुम्हारी माँ ने ही उस रूट को ढूंढा था और शायद से अब भी ऐसा होता है कि जब कोई ट्रैकर्स वहाँ पर जाते हैं तो वो गलती से उस विलेज में पहुँच जाते हैं। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूरो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है और वो ये कहती है कि मैं जिस वर्ल्ड से आई हूँ उस वर्ल्ड में तुम्हारे नाम का मतलब है नाइट। यूरो इस वर्ल्ड में घुल मिलने का काफी ट्राई कर रहा होता है और उसे ये पता लग जाता है कि आखिरकार वॉशरूम को कैसे यूज करना है और वो इसके लिए काफी खुश है। यूरो इस बात को लेकर काफी हैरान हो रहा होता है कि उसे इस जगह पर कुएं से पानी नहीं निकालना। लेफ्ट और राइट भी इस पूरी जगह को काफी अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि इस जगह पर काफी बड़ी बड़ी कैसल्स हैं। यूरो उनसे कहता है कि ये कोई कैसल्स नहीं है, ये बस बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमारे जैसे ही काफी सारे लोग रहते हैं।
अब ये तीनों खड़े हुए इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में छुपना काफी आसान है। पर यूरो उनसे कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, जंगल में छुपना काफी आसान होता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे पेड़ होते हैं। यूरो ये सोचता है कि दीरा और हाना काफी अच्छे लोग हैं, पर अब भी मैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता और मुझे अपनी बहन से फेस टू फेस बात करनी होगी कि आखिरकार मैटर क्या है। तभी हाना और दीरा भी यहाँ पर आ जाते हैं। दीरा ये बताता है कि उन्हें एक ऐसी जगह मिल चुकी है जहाँ पर ये सारे काफी आराम से स्टे कर सकते हैं। यूरो उसके हाथ को देखते हुए उससे पूछता है, पर ये चीज क्या है जिसको तुम इतना ज्यादा यूज कर रहे हो, क्या है ये? दीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि ये क्या चीज है। जैसे हम गाँव में स्मोक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वैसे ही ये डिवाइस है किसी को मैसेज करने के लिए या फिर बंदी से बात करने के लिए। और भाई ये तीनों ही दीरा की बातों को ऐसे सुन रहे होते हैं जैसे कि इन्हें सारा कुछ समझ आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें इन तीनों के सर के ऊपर से जा रही होती हैं और इन्हें घंटा भी समझ नहीं आता कि दीरा क्या बात कर रहा है। जिसके बाद हाना इन सभी को लेकर अपने न्यू घर में आ जाती है और ये सारे के सारे लोग उस घर को देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं क्योंकि आज से पहले इन्होंने ऐसा घर कभी भी देखा नहीं होता। और जैसे वो यूरो को उसका रूम दिखाती है तो वो इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक मैट बिछा हुआ होता है जो कि उसके लिए काफी रेयर है और वो इसे देखकर पागल सा हो जाता है। अरे वाह, क्या मस्त चीज है। यूरो हाना से पूछता है, क्या मैं सच में यहाँ पर सो सकता हूँ? तभी हाना के डायमंड्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसके जोरदार पंजे मारते हैं। अबे ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही लेफ्ट और राइट भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद हाना इन सभी के सामने अपने दोनों ही डायमंड्स को इंट्रोड्यूस करती है। दीरा भी यहाँ पर पहुँच चुका है। यूरो उससे कहता है, क्या सच में ये दोनों कुत्ते बिल्ली डायमंड्स हैं? और वो ये कहता है कि हाँ, ये दोनों ही डायमंड्स हैं। ये सुनते ही वो दोनों दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं और यूरो पर अटैक कर देते हैं। राइट उससे कहता है कि तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यूरो ये देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि हाना का एक लास्ट नेम है और दीरा के बारे में सभी को पता लग चुका है, तो अब ये सारे हाना का ही लास्ट नेम यूज करने वाले हैं। यूरो की फटकर 4 हो जाती है। वो ये कहता है, तुम दोनों के पास ही लास्ट नेम है, इसका मतलब तुम दोनों ही रॉयलिटी हो। मुझे माफ करना, मैं काफी देर से तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा था। दीरा भी मौके का फायदा उठाकर हाना को छेड़ना शुरू कर देता है और वो ये कहती है कि वैसे तो मेरे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर वो मेरी फैमिलीज की हैं। यूरो से कहता है कि मैं वहाँ पर शिकार कर सकता हूँ। दीरा उससे कहता है, पर तुम्हें इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। यूरो ये सुनते ही थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, तो दीरा उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर इन हॉर्सेस को भी राइड करना चाहते हो तो इसके लिए भी तुम्हें लाइसेंस लगेगा। अरे यार, क्या मुसीबत है। इस तरफ आशा अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही होती है और वो अपनी पावर से एक एप्पल को पील कर रही होती है और जैसे वो इसे तोड़ने का ट्राई करती है तो पीछे ब्लास्ट हो जाता है। अगली पल यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कागेमोरी फैमिली का हेड है। अरे वाह आशा, तुम तो काफी मेहनत कर रही हो, ऐसे ही लगी रहो। आशा उससे कहती है कि मैंने आपकी यार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सुनो जिन, इसको साफ करो। और अगली पल जिन का डायमंड यहाँ पर आता है जो कि सारे कूड़े को एक बार में ही साफ कर देता है। आशा उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं गाबी के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ ताकि वो काफी जल्दी सही हो जाए। जिसके बाद ये सारे गाबी के पास आ जाते हैं और उसे एक एप्पल ऑफर कर रहे होते हैं, पर इनके पास उसे काटने के लिए कोई भी नाइफ नहीं होता। जिन अपने डायमंड को यहाँ पर बुलाता है और वो इसके अंदर से एक नाइफ को बाहर निकालता है, पर गाबी इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं इस नाइफ से कटी हुई किसी भी चीज को नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस नाइफ के ऊपर पक्का किसी न किसी का ब्लड जरूर होगा। अरे गाबी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी रिकवरी पर ध्यान दो और आशा तुम इसके साथ रहना। वैसे भी तुम्हारा भाई और वो डायमंड्स माउंटेन से नीचे आ चुके हैं और काफी जल्दी सभी को इसके बारे में पता लग जाएगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और यहाँ तक कि कागेमोरी क्लैन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। आशा इनकी सारी बातों को समझ जाती है और जिन ये सोचता है कि इन्होंने मुझे उसे ढूंढने का काम दे दिया है, पर मैंने आज से पहले यूरो को कभी भी नहीं देखा, आखिरकार वो दिखता कैसा होगा। जिसके बाद आशा और गाबी यूरो का स्केच बनाना शुरू कर देते हैं और गाबी का स्केच तो काफी अजीब होता है, यहाँ तक कि उसके डायमंड ने भी उससे अच्छा स्केच बनाया होता है, जिसको देखकर जिन काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसे पहले दीरा के पीछे जाना चाहिए और इससे ही उसे सारा कुछ पता लग सकता है। तभी आशा भागते हुए यहाँ पर आती है जो कि जिन को ये बताती है कि यूरो के डायमंड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल है, जिससे वो काफी जल्दी ये पता लगा पाए थे कि यूरो और आशा भाई बहन हैं। यहाँ पर दीरा भी एकदम चिकना होकर बाहर आ जाता है और वो काफी क्लीन शेव्ड लग रहा होता है। हाना उसे देखकर काफी अजीब सा मुंह बना रही होती है क्योंकि यही एक लौती चीज थी जो कि उसे दीरा के ऊपर काफी अच्छी लगती थी।
और अब वो भी खत्म हो चुकी है। एक काम करो, तुम मर जाओ। ये सुनते ही धीरा का मुंह लटक जाता है, जिसके बाद वो ये पूछता है कि यूरू कहाँ पर गया, और हाना उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो घूमने के लिए बाहर गया हुआ है और तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसके पास राइट और लेफ्ट हैं। धीरा ये कहता है, अरे हाँ वो सब तो ठीक है, पर मेरा वेपन कहाँ पर है, मैंने उसे यहीं पर रखा था। और तभी उन दोनों को ये एहसास होता है कि यूरू उनका वेपन लेकर यहाँ से भाग चुका है। ये सुनते ही हाना को काफी गुस्सा आता है, इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यूरू अपने डायमंड्स के साथ में सिटी को नोटिस कर रहा होता है और वो ये देखता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। राइट उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कितनी बड़ी दुनिया में एक इंसान को ढूंढना काफी आसान होगा? लेफ्ट उससे कहती है कि हाँ ये आसान हो सकता है, क्योंकि वो इंसान भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। यूरू उनसे कहता है कि हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर कागीमोरी क्लैन के काफी सारे डायमंड्स हो और उस जगह से मेरे ब्लड की भी स्मेल आ रही हो। राइट और लेफ्ट ये समझ जाते हैं कि आखिरकार यूरू क्या बात करना चाह रहा है, जिसके बाद ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे उनकी सेंस ऑफ स्मेल काफी बढ़ जाती है और वो यूरू को लेकर यहाँ से उड़ जाते हैं। अरे ओए तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? लगता है आज मैं गया। अब अगली पल इन दोनों को वो जगह मिल जाती है जहाँ से आशा की ब्लड की स्मेल आ रही होती है, पर नीचे उतरते ही यूरू की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बार बार उल्टियाँ कर रहा होता है। राइट उससे कहता है कि मालिक हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जिसके बारे में आपने बताया था। लेफ्ट ये कहती है कि फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं, अगर वो हमारे सामने आते हैं तो क्या हम उन्हें जान से मार सकते हैं? पर यूरो उसे इस चीज के लिए मना करता है कि पहले वो उनसे बात करेंगे। लेफ्ट उसे समझाती है कि मास्टर इंसान और डायमंड्स एक जैसे नहीं होते, वो इंसानों से काफी अलग होते हैं और कुछ डायमंड्स तो ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को मारने के लिए किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती। तभी अचानक राइट को आशा के ब्लड की स्मेल आती है और ये सारे एक अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाते हैं जहाँ पर जिन अपने साथियों के साथ में है। यूरो और उसके डायमंड्स इन सभी को नोटिस कर लेते हैं। राइट उससे कहता है कि आपको इन सभी से सावधान रहना होगा, अगर ये सारे इस बात को जानते हैं कि आप यहाँ पर हो तो वो ये भी जानते होंगे कि आपके डायमंड्स भी यहीं पर होंगे। पर जैसे यूरो आशा को यहाँ पर देखता है तो वो उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और जैसे वो उसे जान से मारने के लिए आगे जाता है तो राइट उसे रुकाने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि वो इस बात को जान चुका है